तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज शनिवार का दिन, सैटरडे, कल संडे, तो कल छुट्टी, कहानी की भी छुट्टी। आपसे मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन हमेशा की तरह सैटरडे को भी कहानी हाजिर है। आज की कहानी मुझे लगता है आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। हालांकि आपका प्यार हर कहानी के साथ मिलता है, लेकिन कुछ कहानी ये है कि मैं सुनाता हूँ, आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मुझे खुद अच्छी लगती हैं, और उनमें से एक कहानी ये है। इस दुनिया में बहुत तरह के कत्ल हुए, बहुत सारी कत्ल के राज मिस्ट्री रही। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आई जिसमें कत्ल हुआ, मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाई, कौन था, कैसे मरा। इस कहानी के साथ बड़े अजीब अजीब राज जुड़े हुए। पहली चीज़, मरने वाला कौन, आज लगभग 70 साल से ऊपर हो गए, पता नहीं। उसकी मौत कैसे हुई, 70 साल से ऊपर हो गए, पता नहीं। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, मकसद क्या था, इरादा क्या था, ये भी पता नहीं। नेचुरल मौत मरा, ये भी पता नहीं। सुसाइड किया, ये भी पता नहीं। कत्ल हुआ, ये भी पता नहीं। दुनिया की कई देशों की एजेंसियों से मदद ली गई कि इस मौत से जुड़ी हुई पहेली, राज, इन सबको सुलझाया जा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं। तमाम कोशिशें हो गई, 70 साल से ऊपर बीत गए, लेकिन ये एक पहेली है, और पहेली है अभी भी। एक फ़ोन कॉल के ज़रिए एक लाश मिलती है। लाश जिस शख्स की थी उसकी शिनाख्त नहीं होती है। लाश की जांच करते हैं तो पहले ये लगता है कि उसको पॉइज़न दिया गया है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि मौका वारदात से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे लगे कि उसको जहर दिया गया हो। जेब से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। उस कागज़ के टुकड़े पे जो शब्द लिखा उसका मतलब नहीं। वो कागज़ का टुकड़ा एक किताब के आखिरी पन्ने से फाड़ा गया। आखिर में वो किताब भी मिल जाती है, लेकिन उस किताब के जो पन्ने हैं उस पर और 2 कोडेड मैसेज मिलते हैं। वो मैसेज क्या थे उसका भी कुछ सुराग नहीं। आखिर में एक और लड़का मिलता है जिसकी बहुत सारी चीज़ें इस मरने वाले शख्स के साथ मिलती हैं, लेकिन उसका डीएनए नहीं होता, तो ये भी पता नहीं चलता कि मरने वाला उसका बाप था या क्या था। एक लेडी बीच में आती है जिसके ऊपर शक था कि वो शख्स को जानती है, लेकिन वो मना कर देती है। एक सूटकेस मिलता है जिसमें बहुत सारे सामान मिलते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई शिनाख्त नहीं हो पाती। तो कड़ियाँ एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं, लेकिन केस सॉल्व नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में ये कहानी ऑस्ट्रेलिया से है। ये अब तक के सबसे रहस्यमय केस में से एक है, जिसको ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई, और ये केस सभी के लिए एक चुनौती है। 2018 तक इस केस पे काम किया गया, अभी 3 साल पहले तक। बहुत सारे लोगों ने कोड को डिकोड करने की कोशिश की, शिनाख्त करने की कोशिश की। 250 से ज़्यादा लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा मैं मरने वाले को जानता हूँ, लेकिन फिर जब उनसे सवाल जवाब शुरू हुए तो धीरे धीरे वो सब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी, मैं इसको नहीं जानता हूँ। इस तरह की उलझी हुई कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है 1 दिसंबर 1948, 1 दिसंबर 1948 की सुबह 6:30 बजे। एडिलेड शहर ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही खूबसूरत शहर है, क्रिकेट स्टेडियम में आप भी जानते हैं। एडिलेड शहर के सोमरटन पार्क बीच से एक शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है यहाँ बीच के किनारे दीवार के पास एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, जो लाश औंधे मुंह है। पुलिस की टीम पहुंचती है, लाश को देखती है, तलाशी लेती है। कोई उसमें से ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। फिर पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो बीच के किनारे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कल रात से मैं इस शख्स को देखा हूँ, यहाँ पे ऐसी है और एक ही पोजीशन में ये लेटा हुआ है। तो हमें लगा कोई शराबी है, नशे में है। लेकिन जब सुबह भी देखा कि उसी पोजीशन में लेटा हुआ तो हमें डाउट हुआ, और इसीलिए उनमें से एक ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने पूरे उसके कपड़ों की तलाशी ली, सब कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी पतलून की जेब से एक कागज़ का टुकड़ा मिला, और उस कागज़ के टुकड़े पर फारसी में 2 शब्द लिखे हुए थे, तमाम शुद्ध। ये तमाम शुद्ध फारसी का भी है, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और मैंने ऐसी बहुत सारे नावल और किताबें पढ़ी हैं जिसमें ये आखिर में लिखा होता है। जैसे आप अगर हिंदी की कोई नावल या किताबें पढ़ें और वो नावल ख़त्म होता है तो आखिर में उसमें लिखा होता है, जहाँ पे नावल ख़त्म होता है, समाप्त। इंग्लिश में द एंड। उर्दू में जितनी भी ऐसी किताबें हैं और एक नावल या इस तरह की चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो वहाँ लिखा जाता है तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध में मतलब हुआ द एंड, समाप्त। तो उसकी जेब से जो पर्ची मिली उस पर लिखा हुआ था तमाम शुद्ध, और इसी वजह से इस केस का नाम ही पड़ गया था तमाम शुद्ध। ये जो कागज़ का टुकड़ा था और जिस टुकड़े को इस किताब से जिससे फाड़ा गया था,
बाद में उस किताब की पहचान होती कि ये किताब एक बहुत ही मशहूर कवि शायर उमर ख़य्याम, आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब थी और उस किताब का नाम था उमर ख़य्याम की रुबायत। तो उमर ख़य्याम की रुबायत किताब का आखिरी पन्ना वो फाड़ा गया था उस किताब से और उस पन्ने के ऊपर ये तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। तो तमाम शुद्ध इसका मतलब है कि वो कहानी वहाँ पे ख़त्म होती है। इस आखिरी पन्ने को पुलिस के पास चूँकि इकलौता सबूत था, तो एडिलेड पुलिस ने तमाम इसकी तस्वीरें लोगों में शाया करवाएं, अखबारों में दिया, सभी से पूछा कि अगर कोई जानता हो ये पन्ना किसका है या किस किताब से इसको फाड़ा गया है और अगर इस बारे में कोई जानकारी हो, तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन कामयाबी तब भी नहीं मिली, बल्कि केस और उलझ गया। कुछ समय के बाद इस दौरान में जब ये पन्ना मिला और सारे लोगों से अपील की गई मदद करने के लिए, तो फिर तब तक एडिलेड की पुलिस ने, अब तक ऑस्ट्रेलिया में मीडिया में भी ये खबरें आ गईं, चूँकि बीच के किनारे एक लाश की शिनाख्त नहीं, ये भी पता नहीं कैसे मर रहा, और एक अजीब सा कागज़ का टुकड़ा, उस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ है। तो कहानी अच्छी थी, तो मीडिया में भी खूब सुर्खियों में ये छाई रही कहानी। इस दौरान में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने और पुलिस की वजह से फिर मदद मांगी बाकी दुनिया की दूसरे देशों की अच्छी एजेंसियों से, और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर आने लगी। FBI तक ने इस शख्स के जो मरा था उसकी उंगलियों के निशान और बाकी फ़ोटो तस्वीरें दी गई उनको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बट उनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उस शख्स की कोई पहचान मिलान करने के बाद नहीं मिली। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड से भी मदद ली गई, स्कॉटलैंड यार्ड ने भी इस बारे में कोई मदद नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की। तो वक्त बीतता रहा। इसके बाद पुलिस ने इस कागज़ के टुकड़े के अलावा जो चीज़ें वहाँ से बरामद की थी उस लाश के आसपास से, वो चीज़ें थीं 7 अलग अलग तरह के ब्रांड की सिगरेटें जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, एक ट्रेन का टिकट, एक बस का टिकट, इसके अलावा जूस, चिंगम, माचिस की डब्बी और यही एक किताब का पन्ना जिस पे तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। लेकिन कोई आइडेंटिटी कार्ड या कोई प्रूफ या कोई ऐसी पहचान नहीं थी जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। छानबीन चलती रही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिर इंतज़ार किया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और मामले को उलझा दिया। पुलिस को यह था कि इसकी मौत जहर से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कह रही है कि इसके बॉडी के अंदर कोई जहर था, लेकिन वो नींद की दवा थी या कुछ और, ये खुलासा नहीं कर पाए। जहर का असली सोर्स क्या था ये तक क्लियर नहीं हो पाया। उसके शरीर के अंदर ये जहर किस तरीके से गया ये भी क्लियर नहीं हो पाया। तो पुलिस वालों को फिर ये भी हुआ कि उस वक्त एक तबका मान रहा था कि अगर जहर या इस तरह की चीज़ें दी गई हैं तो उसको वॉमिट करना चाहिए, उल्टी करना चाहिए, लेकिन लाश के आसपास कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो वो भी मामला वहीं पे लटक गया। इस दौरान में कुछ वक्त बीतता है और 14 फरवरी 1949, मतलब लाश मिलने के कुछ वक्त के बाद, एडिलेड रेलवे स्टेशन के जो स्टाफ थे वो एडिलेड पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके यहाँ 30 नवंबर 1948 को एक शख्स आया था और उसने लॉक रूम में एक सूटकेस रखा था। और चूँकि हर जगह पे वो इस मरने वाले की खबर सभी देख रहे थे, तो उसे लगा कि शायद ये उसी शख्स का सूटकेस तो नहीं है। इसके बाद पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँचती है और लॉक रूम से उस सूटकेस को निकालती है, काले रंग का। उस सूटकेस के अंदर कपड़े थे, शेविंग करने की चीज़ें थी, एक चाकू था, कैंची का एक जोड़ा था और एक कपड़ों की ब्रांड का कार्ड था जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं था बल्कि बाहर का था। कपड़ों पे किसी भी तरह की कोई पहचान या ऐसी चीज़ या टैग या मार्क भी नहीं मिला सिवाय एक नाम के, और वो नाम लिखा हुआ था टी केनी। अब टी केनी क्या उस मरने वाले शख्स का नाम था? शुरू में पुलिस को ऐसे ही लगा। तो इस टैग को और ये सारी चीज़ों को वहाँ के तमाम दुकानों में और दर्जियों को, इन लोगों को भी दिखाकर पहचान करने की कोशिश की गई कि क्या वो जानते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली। एक पेंसिल और एक सादा पेपर भी मिला, उससे भी कोई मदद नहीं मिली। तब पुलिस का ये था कि शायद टी केन नाम हो इस शख्स का, और तब इसका भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने टी केन के नाम के शख्स की खोज करनी शुरू कर दी, लॉन्ड्री वाले से, टेलर से इस बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी और काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान में एक और चीज़ नोटिस किया गया। इस एडिलेड रेलवे स्टेशन से जो कुछ जानकारी मिली उसके मुताबिक
इस शख्स ने रात 10:50 पे 14 जनवरी को एक टिकट ली थी जो उसे हेनली बीच पर ले जाती। लेकिन टिकट लेने के बाद वो कहीं घूमने चला गया और उसकी ट्रेन छूट गई, और उसके बाद वो वापस आया और उसने सूटकेस अपने लॉक रूम में रखवाया और फिर एक और शहर के लिए सिटी बस से ही वो रवाना हो गया। इसके अलावा और कोई इसकी जानकारी नहीं मिली सूटकेस और इसके इस रूटीन के बारे में। लेकिन इस जानकारी के बाद पुलिस ने जब लाश और सारे सामान की दोबारा जांच की तो एक नई चीज़ सामने आई। वो ये, जिस पे शुरू में ध्यान नहीं गया, कि मरने वाले ने जो जूता पहना हुआ था वो बिल्कुल साफ था, यहाँ तक कि उसके तलवे में भी कोई मट्टी और इसके निशान नहीं थे। अब सवाल ये था कि एक शख्स जो सिटी टूर पे भी कर रहा है, घूम भी रहा है, बस से भी सफ़र कर रहा है, और जूता इस तरीके का जैसे लगता है कि बस अभी उसको पॉलिश करके पहनाया गया और कोई गंदा नहीं, कहीं से भी गंदगी नहीं, तो क्या इस शख्स को कत्ल करने के बाद इस बीच के किनारे एडिलेड में लाकर फेंका गया था, लाश को वहाँ पे फेंका गया? अब ये पुलिस के सामने एक और नई उलझन आ गई। लेकिन कोई ऐसा विटनेस नहीं मिला जो ये बताए कि उस बीच पे एक दिन शाम से पहले ही किसी ने इस शख्स के साथ किसी दूसरे शख्स को देखा था। तो कोई विटनेस नहीं मिला, पुलिस यहाँ पर भी आके फंस गई। अब एक चीज़ और थी जिसके ज़रिए पुलिस को उम्मीद थी कि शायद वो इस मरने वाले शख्स, उसकी मौत की वजह सारी चीज़ों की तह तक पहुँच जाए, और वो थी वो कागज़ का टुकड़ा जो उसकी जेब से मिला जिस पर ख़त्म शुद्ध लिखा हुआ था। पुलिस ने ये तो मान लिया कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है वो उस किताब से फाड़ा गया है। तो ऐसी किताब किसके पास हो सकती है जिसका आखिरी पन्ना फटा हो? अगर वो किताब मिल जाए तो मरने वाले तक पहुंचा जा सकता है। इसी के बाद पुलिस ने एक मुहिम चलाई और उमर खयाम की इस किताब ख़त्म शुद्ध जो पन्ना जो था वो वहाँ पे अखबारों में छपवाया था शुरू में ही, और एक अपील की कि जो भी ऐसी किसी किताब को जानता है जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ वो पुलिस की मदद करे। कुछ वक्त के बाद, करीब महीने भर के बाद, अपील काम कर गई। फ्रांसिस नाम का एक शख्स पुलिस को कॉल करता है और पुलिस से कहता है कि जो किताब वो ढूंढ रही है वो किताब उसके पास है। अब पुलिस पहुंचती है फ्रांसिस के पास और उस किताब को देखती है, वाकई उसमें से आखिरी पन्ना फटा हुआ था। पर यह किताब फ्रांसिस के पास नहीं थी। फ्रांसिस ने कहा था कि वो एक ऐसा शख्स है जिसको जानता है, जिसके पास ये किताब है। तो फ्रांसिस पुलिस को लेकर वहां गया और उस शख्स के पास से वो किताब बरामद भी हो गई। लेकिन उस शख्स से भी इस किताब के बारे में कि इसका फटा हुआ पन्ना तुमने किसको क्या दिया, उसने कहा कि जब मैंने लिया था तब ये पन्ना इसी तरह से फटा हुआ था और मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। लेकिन उस किताब में जिसमें ये पन्ना फटा हुआ था और उस पन्ने को मैच किया गया तो वो मैच कर गया। लेकिन यहाँ पे केस सुलझने की वजह और उलझ इसलिए गया कि उसके पीछे के कवर पर, आखिरी पन्ने के बाद जो कवर था किताब का, उसके ऊपर 2 टेलीफोन नंबर और एक कोडेड मैसेज लिखा हुआ था। अब किताब का पन्ना जिस किताब से फटा वो किताब मिला, लेकिन अब उस किताब के आखिरी कवर पर 2 टेलीफोन नंबर मिलते हैं और एक कोडेड संदेश मिलता है। फ्रांसिस ने फिर बाद में पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने ग्लेनेलिक शहर के गेटी रोड पर खड़ी जिस शख्स को उसने पहले बताया था कि ये किताब मैंने वहाँ देखी और उस शख्स के पास है, वो शुरुआत में थोड़ी सी बात उसकी गलत निकली। इसके बाद फिर पुलिस ने जब फ्रांसिस से दोबारा पूछताछ की, जब ये 2 नंबर और ये मिले, तो फिर उसने सच बताई। उस सच पहले उसने क्यों छुपाया वो वजह भी बताई। उसने कहा दरअसल ये किताब उसने कहीं और नहीं और किसी और के पास नहीं थी, उसी के पास थी। ग्लेनलेक शहर की जेट्टी रोड पर एक दिन फ्रांसिस गुजर रहा था और वहाँ एक कार खड़ी हुई थी जो अनलॉक थी, और उसने देखा कि कार के पिछली सीट पे कुछ सामान और उसमें एक किताब पड़ी हुई है, और पिछली सीट पर यही किताब पड़ी थी और उसने वो किताब उठा लिया। तो एक तरह से ये चोरी का मामला था जिसकी वजह से वो पुलिस से पहले झूठ बोल रहा था, लेकिन उस कार से किताब उसी ने निकाली थी और वो बचना चाह रहा था। तो इस तरीके से किताब उसके पास आई। अब उस किताब पे जो मैसेज था लिखा हुआ वो 2 नंबर थे और एक मैसेज था। जो मैसेज था वो 5 अलग अलग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ था। एक मैसेज की जो लाइनें थी वो थी WRGOABABD, दूसरा था MLIAOI और ये काट दिया गया था। तीसरा था WTBIMPANETP, चौथा था MLIABOAIAQC और लास्ट में था ITTMTSAMSTGAB। ये कोड वर्ड थे 5 लाइनों के अलग अलग, सारे कैपिटल वर्ड में इंग्लिश के और 2 नंबर। तो 5 लाइनों के इस कोड वर्ड को उस वक्त के जितने भी
क्रिप्टोग्राफर्स थे और इस तरह की भाषाओं को पढ़ने के ज्ञानी थे, कोडेड मैसेज को तोड़ने के महारथी थे, उन सब के पास पुलिस गई। लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया, वो लोग इस कोड को डिकोड नहीं कर पाए। अब जो कोडेड मैसेज था उसका मतलब तो पता नहीं चला। अब 2 नंबर बचे जो लिखे हुए थे कवर पे, उनमें से एक का पता पुलिस को चल गया, लेकिन दूसरे का कभी नहीं चला, वो शायद फर्जी था। ये जो एक नंबर मिला, ये एक लेडी थी जेसिका थॉमसन, ये इनका नंबर था, जो एक नर्स थी। पुलिस उसके पास पहुंचती है, जेसिका थॉमसन से, उससे पूछताछ करती है, फोटो दिखाती है कि क्या वो शख्स को जानते हैं जिसकी लाश मिली है। नर्स साफ इनकार कर देती है, कहती है कि वो नहीं मालूम, और ये भी कहती है उसे नहीं मालूम कि इस किताब के आखिरी कवर पे उसका नंबर कैसे आया। लेकिन हाँ, उसने एक चीज़ बताई कि जिस रात उस शख्स की मौत हुई या जिस सुबह लाश मिली थी, उस रात को उसके घर पे कोई अनजान शख्स, अजनबी शख्स उससे मिलने के लिए आया था, पड़ोसियों ने बताया। लेकिन वो घर पे नहीं थी, ड्यूटी पे थी, और इसलिए उससे मुलाकात नहीं हो गई। पुलिस ने पूछा जेसिका से कि क्या वो इस किताब को जानती है, कभी उसने इस किताब को खरीदी। तब उसने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उसने एक ऐसी किताब खरीदी थी जो बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड को दे दी, जिसका नाम बॉक्सल था। फिर उसने कहा बॉक्सल के साथ उसका अलगाव हो गया, दोनों अलग हो गए थे, और कई साल हो गए बॉक्सल से अब उसकी मुलाकात नहीं, ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। अब पुलिस को ये डाउट था कि हो सकता है जो शख्स मरा है वो बॉक्सल ही हो, लेकिन नर्स ने इनकार कर दिया, बोली वो बॉक्सल नहीं है। अब बॉक्सल की तलाश शुरू हुई। आखिरकार बॉक्सल भी पुलिस को मिल जाता है। बॉक्सल को खोदने के बाद पुलिस उससे भी इस किताब के बारे में पूछती है, जो उमर खयाम जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ था। बॉक्सल जेसिका के बयान पे मुहर लगाता है, कहता हाँ, उसे ये किताब जेसिका ने गिफ्ट में दी थी। और जब उसको आखिरी पन्ना दिखाया गया और फिर उसको लाश दिखाई गई, तो उसने बताया कि वो इस शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है जिसकी मौत हुई है, और इस पन्ने के बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये किताब उसे उसी सूरत में मिली थी। तो पन्ने का राज फिर भी रह गया बॉक्सल के आने के बाद, मरने वाले का राज अब भी पहले ही बना हुआ था। अब पुलिस फिर अंधेरे में कि क्या करे। इसी दौरान अब पुलिस को डाउट हुआ कि मरने वाला कहीं जासूस तो नहीं था, और इसीलिए उसकी जानकारी नहीं मिल रही। अब जासूस के पीछे की एक लॉजिक आई कि क्यों उस वक्त एडिलेड शहर में इसकी लाश मिली थी, और एडिलेड में ही एक जगह यूरेनियम की खान थी, और दूसरी उस वक्त एडिलेड में एक ये 48 के आसपास चल रही थी कि उनका अपना जो है एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी सेंटर इसी एडिलेड में बन रहा था। तो एक ये था कि क्या इसकी जासूसी करने के लिए शख्स बाहर से आया, लेकिन ये एक सोच थी, सबूत कोई नहीं था। तो पुलिस हर तरह से हार रही थी और कोई सबूत नहीं मिल रहा था। आखिरकार करीब साल भर बाद 1949 में, जब तक मुर्दा घर में इसकी बॉडी रखी गई थी, एडिलेड शहर की वेस्ट टेरेस कब्रिस्तान में इस गुमनाम शख्स की लाश को दफना दिया गया। लाश दफनाने के कई साल बाद अचानक इयान हार्वी नाम की एक महिला, जो एडिलेड रेलवे स्टेशन के करीब रहती थी, वो पुलिस से संपर्क करती है और कहती है कि वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, और उसने इस शख्स को उस होटल में देखा था जो रूम नंबर 21 या 23 में ठहरा था, और 30 दिसंबर 1948 को इसने होटल छोड़ा था, और 30 दिसंबर 1948 को ये शख्स आखिरी बार बीच पे देखा गया था और उसकी लाश मिली थी। उसने बताया था कि आदमी इंग्लिश बोलता है, इसके पास एक काले रंग का सूटकेस था। काले रंग का सूटकेस भी एडिलेड रेलवे स्टेशन के लॉक रूम से मिला था, जिसमें इसने ये भी बताया कि उसके पास एक हथियार भी था। लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी बताने में फिर भी नाकाम रही। उसने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस के सामने इस दौरान में बहुत सारे और लोग आते रहे। करीब 251 लोग आए एक एक कर। उन्होंने कहा कि मैं इस लाश को, इस शख्स को जानता हूँ। लेकिन जब उससे डिटेल में पूछताछ की गई, उसके साथ सवाल जवाब किए गए, तो सारे धीरे धीरे करके एक एक करके पीछे हटते गए और उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। इस दौरान में जो 5 कोडेड मैसेज थे, 2 नंबर में से एक मिल गया, दूसरा कभी नहीं मिला, उसको तोड़ने की, डिकोड करने की लगातार कोशिशें चलती रही थी। और इसी दौरान में 2004 आ गया। एक रिटायर्ड डिटेक्टिव ने अपने पूरे रिसर्च के बाद यह दावा किया कि उसने इस 5 में से जो आखिरी मैसेज था उसको डिकोड किया है।
जो मैसेज उसने लिखा था वो था ITTMTSAMSTGAB। इसको जो डिकोड करके उन्होंने लिखा उसका मतलब उन्होंने बताया कि इट्स टाइम टू मूव टू साउथ ऑस्ट्रेलिया मोजली स्ट्रीट, यानी ये समय दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की मोजली स्ट्रीट जाने का है। ये उनका डिकोड किया 5, बाकी के 4 वो नहीं कर पाए। लेकिन इसको लेके भी फिर बहुत सारी बहस हुई कि ये इसका मतलब क्या है, इसमें कोई समझ में बात आ नहीं रही है, और केस वहीं अटका रहा। सूटकेस भी केस प्रॉपर्टी की तरफ एडिलेड पुलिस के पास थी, लेकिन 1986 में जब कोई चारा नहीं मिला, करीब 40 साल बीत गए थे, तो सूटकेस को भी अदालत की परमिशन से फिर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे तो कोई सबूत मिलेगा नहीं। तो धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, लेकिन उस मरने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई। और इस दौरान में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दावे किए कि वो ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन असलियत सामने नहीं आई। इस दौरान में बहुत आगे चलकर एक और अचानक इस केस में नया मोड़ आता है। मोड़ ये आता है कि एक शख्स था जिसने दावा किया कि वो मरने वाले को जानता है, और उसका दावा ये था कि उसने उस तस्वीर और सारी चीज़ों को देखी, और उसका ये कहना था कि जो उस शख्स का हुलिया है उस हुलिये से काफ़ी मिलता जुलता है, और जो कुछ उसने बताया वो मरने वाले शख्स के हुलिये से काफ़ी मिलता जुलता था। कान में छेद की बात की, चेहरे की बात की, बनावट की बात की, नाक की बात की। तो वो भी पुलिस के पास पहुंचा। फिर उसने धीरे धीरे नई चीज़ें और सामने आई। ये बताया गया कि मरने वाले के बारे में कुछ और भी जानकारी है। उसने हुलिया और ये सारी चीज़ें तो बताई। उसने कहा कि इसका नाम था मैसीजे हैनरबर्ग, जिसने एक पहचान पत्र के जरिए उस लाश की शिनाख्त करने का दावा किया था। और मैसीजे ने यह कहा कि जो व्यक्ति मरा है उसके ऊपरी कान का छेद बड़ा है और निचले कान का छेद छोटा है, और इस तरह से दुनिया में सिर्फ 1 या 2% ऐसे ही लोग होते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी दी मैके हैनबर्ग एबॉट ने यह कहा कि जो आदमी मरा है उसे हाइपोडोंटिया नाम की एक बहुत ही रेयर बीमारी थी, और यह बीमारी भी सिर्फ 2% लोगों को होती है दुनिया में। जून 2010 में एबॉट ने यह कहा कि जेसिका थॉमसन, याद है वही नर्स जिसके घर पुलिस गई थी और कहा था कि आपने ये किताब देखी है, उसने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। एबॉट ने यह कहा कि जेसिका थॉमसन ने बाद में बेटे को जो जन्म दिया और बेटा बड़ा हुआ, तो उसने कहा कि उसने उसके एक बेटे रॉबिन की फ़ोटो देखी है, और रॉबिन की फ़ोटो में जो हुलिया है वो उस मरने वाले की लाश के हुलिये से हूबहू मिलता है, शक्ल बेहद मिलती जुलती है। एबॉट ने यह भी कहा कि जब वो अपनी तरफ से इस मामले की जांच करते हुए एक दिन उसके घर पहुंचा, तो उसने पाया जब घर जाने के बाद कि रॉबिन को भी वही बीमारी है, हाइपोडोंटिया, जो उस शख्स को थी जिसकी लाश मिली थी, और इसका भी ऊपरी कान का छेद एक बड़ा था और निचली कान का छेद छोटा था। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने से एक चीज़ पता चलती कि कहीं ना कहीं रॉबिन और उस मरने वाले शख्स के बीच में कोई रिश्ता था, यानी कि वो शख्स उसका पिता था और ये उसका बेटा है, क्योंकि ये सारी समानताएं, वो रेयर बीमारी, वो कान के आकार की चीज़ें, वो हुलिया, वो नक्शा, वो चेहरा, इतना कुछ मिले ये पॉसिबल नहीं है। एबॉट के इस दावे के बाद, हालांकि 2009 में ये दावा आया था, लगभग मतलब 60 साल गुजर चुके थे, एडिलेड पुलिस ने फिर एक कोशिश करने की सोची। उसने कहा कि ठीक है, क्यों ना रॉबिन का डीएनए कराया जाए, जिससे उस शख्स की जो लाश थी वो पता चल जाएगा कि उसका बेटा है कि नहीं, दोनों में कोई रिश्ता है कि नहीं, और जेसिका ने क्या वाकई झूठ बोला था। लेकिन 2011 में वहाँ की कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, और रॉबिन भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और कानून ये है कि अगर सामने वाला डीएनए के लिए तैयार नहीं है तो आप उससे जबरन करा नहीं सकते।
तो 2011 में वहाँ की कोर्ट ने एबॉर्ट की भी कि आप डीएनए कराएं एडिलेड पुलिस के थ्रू, इस जांच की इजाज़त देने से साफ मना कर दिया। शायद ये एक बड़ी कामयाबी हो सकती थी। बहुत सारे लोगों का आज भी मानना है, एडिलेड पुलिस का भी मानना है कि अगर ये डीएनए हो जाता तो उस शख्स की शिनाख्त हो सकती थी, उसकी मौत का राज खुल सकता था और उसकी सारी जानकारी सामने आ सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार 2018 में एडिलेड पुलिस ने हर तरफ से हार कर इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन इस चीज़ के साथ कि अगर भविष्य में कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिससे दोबारा इस केस को खोला जा सके तो ज़रूर खोलेंगे। तो तमाम शुद्ध केस कई बार रीओपन हुए, आखिर बार 2018 में इसको बंद कर दिया गया और पुलिस का यही कहना है कि इससे जुड़ा हुआ ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जो इस केस पे कोई रोशनी डाल सके। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का अभी तक का ये इकलौता केस है जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो पता चलती हैं, लेकिन यहाँ जिसकी मौत हुई वो कौन नहीं मालूम, जिसकी मौत हुई वो कहाँ से आया नहीं मालूम, जिसकी मौत हुई वो क्या करता है नहीं मालूम, उसकी मौत कैसे हुई नहीं मालूम, उसके साथ आखिरी वक्त में कौन कौन लोग थे नहीं मालूम, उसने खुदकुशी की नहीं मालूम, कत्ल हुआ नहीं मालूम। ये सारे सवाल आज भी सिर्फ सवाल हैं, लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जो वहाँ की पुलिस है और तमाम दूसरी एजेंसियाँ हैं, इस केस को एग्जाम्पल के तौर पर बीच बीच में इस पर रिसर्च करती हैं और इसको सुलझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके लिए ये केस किसी चैलेंज से कम नहीं है जहाँ किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। तो ये थी कहानी। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। कल छुट्टी, आप लोगों की भी छुट्टी अच्छी हो। दुआ कीजिए कि हमारी भी हो, सब कुछ शांत रहे और पीसफुल रहे। मंडे को मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी के साथ। और हाँ, संडे है तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पूरी क्राइम तक फैमिली को हमेशा अच्छे रहें और दुआ कीजिए कि सभी अच्छे रहें, आप भी अच्छे रहें, आपके अपने भी अच्छे रहें। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।